हेलो। तो आज हम लोग बात करेंगे पीसीआर के बारे में। पीसीआर क्या है और आज के जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की टेक्निक्स है बेसिकली पीसीआर पे डिपेंडेंट है। तो पीसीआर कैसे काम करता है? एक आर्टिफिशियल सिंथेसाइजिंग प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डीएनए को लार्जर क्वांटिटी में चेंज कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ पीसीआर। तो पीसीआर बेसिकली जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि पीसीआर है क्या। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इसको हम कहते हैं, जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स आज के समय में है। सबसे पहले इसको कैरी मूलिस नाम के साइंटिस्ट ने देखा था और इन्होंने कॉइन किया पीसीआर को, और इनके इस काम के लिए इनको 1993 में नोबेल प्राइज़ मिलता है केमिस्ट्री के फील्ड में। आज के इस वर्तमान समय में कहा जाए तो पीसीआर से बड़ा कोई टेक्निक नहीं है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, क्योंकि हर स्टेप पे हम पीसीआर को करते हैं। तो पीसीआर करता क्या है? तो पीसीआर एम्पलीफाई अ सिंगल कॉपी और फ्यू कॉपी ऑफ डीएनए into millions and billions copy by the help of thermocycler. So it's also called as artificial replication process. तो इसमें क्या होता है कि आर्टिफिशियली डीएनए को हम सिंथेसाइज करते हैं। सेल के अंदर में भी रेप्लिकेशन होता है, उसे हम डीएनए रेप्लिकेशन इन विवो कहते हैं। और इन विट्रो अगर डीएनए की सिंथेसिस करते हैं तो उसके लिए हमें पीसीआर की आवश्यकता पड़ती है। तो हम कंपोनेंट जब देखें पीसीआर के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, कि कौन कौन से बेसिक कंपोनेंट्स हैं जो कि पीसीआर करने में आपको मदद करेंगे। तो सबसे पहले आपको डीएनए टेम्पलेट चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज चाहिए जो सुटेबल बफर के साथ हो। मैग्नीशियम आयन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। प्राइमर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पास फॉरवर्ड प्राइमर होना चाहिए, रिवर्स प्राइमर होना चाहिए। डीएनटीपीज डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड्स होते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं डीएनए की सिंथेसिस के लिए, ये आपके सबस्ट्रेट के रूप में काम करते हैं। मिलिक्यू वाटर इम्पॉर्टेंट होता है वॉल्यूम मेकअप करने के लिए। और थर्मोसाइक्लर मैंने आपको बताया यही एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम मतलब कि टेम्परेचर के वेरिएशन के थ्रू डीएनए को सिंथेसाइज करते हैं। फिर जब हम डीएनए सिंथेसाइज कर लेते हैं तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू हम उसको देखते हैं, चलाते हैं और फिर जेल डॉक्यूमेंटेशन में हम उसे चेक करते हैं। सपोज आपको कोई वांटेड जीन है, उसको आपको एम्पलीफाई करना है, वो आपके लिए टेम्पलेट है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसको सबसे पहले डीनेचर करेंगे। जो डबल स्टैंडर्ड है उसको, जो इसके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड है, आप उसे ब्रेक करेंगे। ब्रेक करेंगे तो ये आपको बदल जाएगा दो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में। तो सबसे पहले देखिए ये आपका जो फर्स्ट साइकिल है, इसमें आपको 4 2n कॉपी यानी 4 कॉपी आपको मिलेंगे। इस तरह से 8 कॉपी में। और जब आप 35 साइकिल तक चलेंगे तो आपको बिलियंस कॉपीज़ मिल जाएंगे। आप सोच सकते हैं कि एक बहुत छोटे से क्वांटिटी में हमने स्टार्ट किया था डीएनए को। इसलिए मैंने कहा था कि शुरू में पीसीआर एक वैसी टेक्निक है जिसमें हम स्मॉल कॉपी नंबर से लार्ज नंबर कॉपी नंबर में हम अपने टारगेट जीन को, जो आप चाहते हैं, जो वांटेड जीन है, उसको आप एम्पलीफाई करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आपको सबसे पहले डीएनए पॉलीमरेज के बारे में जानना है। डीएनए पॉलीमरेज बहुत ही यूनिक एंजाइम है जो कि डीएनए सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये 2 तरह का होता है, एक टैग डीएनए पॉलीमरेज होता है जो कि नॉर्मल मास्टर मिक्स में भी पाया जाता है, और पीएफयू डीएनए पॉलीमरेज जो होता है, जो बहुत ज़्यादा हम लोग यूज करते हैं क्लोनिंग पर्पज़ के लिए, क्योंकि इसकी फिडेलिटी जो होती है बहुत ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू टैग। इसके बारे में आप लोग को ज़्यादा पढ़ना है तो गूगल से आप इसके बारे में देख भी सकते हैं, पीएफयू पॉलीमरेज और टैग पॉलीमरेज में क्या डिफरेंसेज हैं। बहुत ज़्यादा डिफरेंसेज आपको मिलेंगे। टैग पॉलीमरेज बेसिकली हम लोग जीन के प्रेजेंस को और जो एब्सेंस को चेक करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। बट अगर आपको मान लिया जाए उस जीन को सिंथेसाइज करना है, उसको आपको क्लोनिंग करनी है, तो क्लोनिंग पर्पज़ के लिए आप टैग नहीं यूज़ कर सकते हैं। टैग यूज़ करेंगे, टैग क्या होता है, इसमें म्यूटेशन रेट बहुत ज़्यादा होता है, पीएफयू में बहुत कम होता है। और टैग पॉलीमरेज बहुत, जो एक्सटेंशन टाइम है टैग पॉलीमरेज के लिए ज़्यादा है इन कंपेयर टू पीएफयू, जो हम आगे चल के आपको बताएंगे पीसीआर में। तो एक चीज़ आपको याद रखना है कि डीएनए पॉलीमरेज ऐड करता है न्यूक्लियोटाइड को 3' OH जो बॉन्ड प्राइमर्स होते हैं उनसे, और 3' इंड जो होता है वहीं से डीएनए की सिंथेसिस शुरू करता है डीएनए पॉलीमरेज भी, जो आगे आपको बताएंगे।
मैग्नीशियम आयन और बफर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज के लिए जो कोफैक्टर है वो भी मैग्नीशियम आयन है। सो मैग्नीशियम आयन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। तो सबसे पहले आपको प्राइमर बनाने पड़ेंगे। अगर आपको जीन एम्पलीफाई करना है तो प्राइमर बनाने पड़ेंगे। तो आप दो तरह के प्राइमर यूज़ करेंगे, फॉरवर्ड प्राइमर और रिवर्स प्राइमर। और फॉरवर्ड प्राइमर और रिवर्स प्राइमर के लिए आपको ये भी जानना जरूरी है कि फॉरवर्ड प्राइमर जो आप बनाएंगे वो हमेशा एंटी सेंस स्ट्रैंड से बनाएंगे, और जो रिवर्स प्राइमर बनेगा वो सेंस स्ट्रैंड से बनेगा। यानी जो 5 प्राइम और 3 प्राइम का टेम्पलेट से अगर आप जब प्राइमर बनाएंगे तो वो रिवर्स प्राइमर बनाएंगे, और फॉरवर्ड प्राइमर जब आप बनाएंगे तो हमेशा आपको एंटी सेंस स्ट्रैंड से बनाना पड़ेगा। तो दोनों प्राइमर बनाने के बाद ही आप बढ़ सकते हैं पीसीआर के लिए। तो हम आपको अब दिखाते हैं कि कैसे हम पीसीआर को यूटिलाइज करते हैं। सबसे पहले हम इरेजर लेते हैं और इसे हटाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हम कैसे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, अब देखिए, सबसे जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका 3 चीज़। पहला डिनेचुरेशन, दूसरा अनलिंग और तीसरा एक्सटेंशन। डिनेचुरेशन बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे करते हैं, ठीक है। अनलिंग हम टेम्परेचर माने कि हम कह सकते हैं जो टेम्परेचर जो बेसिकली प्राइमर का जो टेम्परेचर है उसी से हम लोग अनलिंग टेम्परेचर को निकालते हैं। ये भी एक बहुत ग्रेडियंट पीसीआर, यहाँ पे हम आपको पीसीआर के वेरिएंट्स टाइप्स होते हैं। तो ग्रेडियंट पीसीआर जब आप लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे प्राइमर का बेसिकली कौन सा टेम्परेचर सूटेबल है जो कि हमें एम्पलीफिकेशन दे रहा है। तो ग्रेडियंट पीसीआर के थ्रू आप क्या निकाल लेंगे, अनलिंग टेम्परेचर ऑफ योर डिजायर्ड जीन और वांटेड जीन। अब आप जब डिनेचुरेशन, अनलिंग और एक्सटेंशन, ये तीनों क्या होता है, साइक्लिक प्रोसेस में चलता रहता है, और जीन हर साइकिल में जीन की कॉपी नंबर बढ़ती रहती है। लेकिन ये इंडलेस प्रोसेस है। जब तक आप ख़त्म नहीं कर देते पूरा पीसीआर तब तक आप इसको चेक नहीं कर सकते कि कितना ट्रांसक्रिप्ट है। लेकिन जब हम रियल टाइम की बात करेंगे, आगे आने वाले लेक्चर में मैं आपको रियल टाइम के बारे में बताऊंगा कि रियल टाइम में हम लोग प्रत्येक साइकिल के बाद हम बता सकते हैं कि कितना हमारा कॉपी नंबर बढ़ा है। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी हम सिर्फ पीसीआर के बारे में जानना चाहते हैं। तो पीसीआर में या तो जीनोमिक डीएनए हो, तो जीनोमिक डीएनए है तो आप सिंपली बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आपके जेनिक रीजन में जब आपका जीन देखिएगा तो जीन में क्या होता है, कभी कभी आपको पता होगा, आपको जैसा है कि मैं बताऊं, अगर आपका जीन है तो जीन में इंट्रॉन होते हैं, एक्सॉन भी होते हैं और इंट्रॉन भी होते हैं। अगर इंट्रॉन की संख्या बहुत है तब आप नॉर्मली आप जीनोमिक डीएनए से आप जीन को एम्पलीफाई नहीं कर पाएंगे। तब आपको यहाँ पे जीनोमिक डीएनए के अलावा आप अब क्या करेंगे, तब आपके पास आरएनए आइसोलेशन प्रोटोकॉल होगा। आरएनए आइसोलेशन के थ्रू आप क्या करेंगे, आरएनए को निकालेंगे और उससे सीडीएनए सिंथेसिस करेंगे, सीडीएनए लाइब्रेरी बनाएंगे, और उस सीडीएनए के थ्रू आप फिर आप क्या करेंगे, पीसीआर लगाएंगे। सेम प्रोसेस होगा, मगर आपका प्राइमरी यहाँ पर जब नॉर्मल जीनोमिक पीसीआर करेंगे तो जीनोमिक डीएनए आप निकालेंगे। लेकिन अगर इंट्रॉन रिच सीक्वेंस होगा तो आप सबसे पहले आरएनए आइसोलेट करेंगे, उसके रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू आप सीडीएनए बनाएंगे, और तब ये नॉर्मल पीसीआर सेम एम्पलीफिकेशन प्रोसेस आप चलाएंगे। समझ गए? तो ये एम्पलीफिकेशन प्रोसेस सेम होगा डिनेचुरेशन, एलिलिंग और एक्सटेंशन के जैसा। मगर इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या हुआ, आरएनए से आपको सीडीएनए बनाएगा, जिस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ओके, अब आपको आइडल प्राइमर्स के लिए कुछ बातें हैं जो आपको जानना चाहिए कि एक आइडल प्राइमर होता क्या है। तो आइडल जो प्राइमर होता है वो 1825 न्यूक्लियोटाइड कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस होता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड 3 प्राइम का। तो अगर ये टेम्पलेट स्ट्रैंड का जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस अगर ज़्यादा हो गया, 18 से ज़्यादा हो गया और 25 से भी ज़्यादा हो गया, तो बहुत ज़्यादा प्राइमर का अगर लेंथ हो जाएगा तो ये आपके टेम्पलेट स्ट्रैंड से बाइंडिंग करने में से प्रॉब्लम। सपोज ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है और बहुत बड़ा है तो अब ये बाइंड ही नहीं कर पाएगा, ये बाइंडिंग इसकी प्रॉब्लम हो गई, तो बाइंडिंग नहीं कर पाएगा तो जीन एम्पलीफिकेशन होगा। आप सोचो कि अब दूसरा केस है आपके पास, कि अब आपका दूसरा केस है, सपोज आपका ये डीएनए टेम्पलेट है, अब बहुत छोटा प्राइमर है तो ये यहाँ पे भी जाके बाइंड कर गया, और ये प्राइमर, क्योंकि प्राइमर बहुत सारे हैं तो यहाँ पे भी जाके बाइंड कर गया,
यहाँ पे भी जाके बाइंड कर गया। तो अब आपको जो जब इसमें क्या होगी, नॉन स्पेसिफिक बैंड आएंगे। अगर मान लो आपका जीन का जो फ्रैगमेंट साइज है 1.5 KB का है, सपोज 1.5 KB का आपका फ्रैगमेंट है। अब क्या होगा, 1.5 KB का नहीं मिलेगा, आपको हो सकता है कि 0.8 KB का मिले, 700 बेस पेयर का मिले, 600 बेस पेयर का मिले, तो आप नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग देखेंगे। तो नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग तब होगी जब आपका प्राइमर का लेंथ छोटा हो जाएगा। समझ में आई बात। अब दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, जो हमेशा क्वेश्चन पूछता है, मैंने कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखा भी है कि डीएनए पॉलीमरेज स्टार्ट सिंथेसाइजिंग न्यू डीएनए फ्रॉम 3 प्राइम एंड ऑफ द प्राइमर्स। आपको याद रखना, हमेशा जो नया डीएनए जो सिंथेसाइज होता है प्राइमर के 3 प्राइम OH एंड से ही स्टार्ट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप माइंड कर लीजिए, कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको कीजिएगा, ठीक है। तो प्राइमर शुड बाइंड टू द टेम्पलेट विद गुड स्पेसिफिसिटी एंड स्ट्रेंथ। अगर बढ़िया नहीं होगा तो वो बाइंड नहीं करेगा, करेक्ट टेम्पलेट से बाइंड नहीं करेगा तो रॉन्ग सीक्वेंस एम्पलीफाई हो जाएगा। मैंने अभी आपको बताया कि जब बहुत छोटे छोटे सीक्वेंस होंगे तो कहीं से जाके कहीं से एम्पलीफाई कर देगा, तो इफिशियंसी आपकी हट जाएगी पीसीआर की, ठीक है। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो 2 प्राइमर होंगे मस्ट डिजाइन फॉर पीसीआर फॉरवर्ड एंड रिवर्स। द फॉरवर्ड प्राइमर कंप्लीमेंटेड द 3 प्राइम एंड ऑफ द एंटी सेंस स्ट्रैंड एंड कंप्लीमेंट सेंस स्ट्रैंड। ये मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर रखा है ना। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि एडेनिन एंड थाइमिन बेस पेयर सिंगल बॉन्ड H bond, so thymine and adenine residue should avoid at the 3 point end of the primer. This became the primer hold and template DNA. अब क्या है कि सपोज आपके जो लास्ट 1 सेकेंड हम आपको दिखाते हैं कि क्या होगा जब आपको 3 प्राइम OH एंड पर AT सीक्वेंस होगा। सपोज ये आपका जीन है और यहाँ 3 प्राइम एंड है, सपोज यहाँ पे मैं 3 प्राइम एंड रखता हूँ। यहाँ पे अगर AT अगर इस तरह का सीक्वेंस होगा तो टेम्पलेट से बाइंड करने में से मुश्किल होगी, क्योंकि इसकी जो जब GC में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, G पेयर विथ C बाई ट्रिपल बॉन्ड, A पेयर विथ T बाई डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड क्या है, वीकेंड बॉन्ड है, जल्दी टूट जाएगा और टेम्पलेट स्टैंड से जो आपका जो आपका सीक्वेंस है प्राइमर का वो बॉन्ड उसको 3 प्राइम एंड में बाइंडिंग में बड़ी प्रॉब्लम होने लगेगी। जब बाइंडिंग में प्रॉब्लम होगी तो आपका ठीक से बाइंडिंग नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हम प्राइमर जब बनाते हैं तो AT रिच सीक्वेंस को अवॉइड करते हैं 3 प्राइम टर्मिनस पे। प्राइमर डिजाइनिंग भी हम आप लोगों को बताएंगे कि कैसे हम प्राइमर बनाते हैं और कैसे प्राइमर बनाना इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक। तो प्राइमर बनाना भी बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क है जो हम आने वाले लेक्चर्स में आप बताएंगे कि कैसे हम अच्छे प्राइमर्स बनाते हैं, चाहे वो रियल टाइम के लिए हो चाहे वो नॉर्मल PCR के लिए हो, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि AT रिच सीक्वेंस हमको 3 प्राइम एंड पे तो नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए भी, तो 3 प्राइम एंड पे GC रिच सीक्वेंस हम प्रीफर करेंगे। GC रिच सीक्वेंस हम प्रीफर करेंगे, GC रिच सीक्वेंस मिलेगा तभी हम प्राइमर डिजाइन करेंगे। अब दूसरी बात और भी है, मैंने पहले ही बताया था, प्राइमर शुड प्रेफरेबली इन द गुआनिन एंड साइटोसिन सीक्वेंस सो दैट कैन अटैच विद सफिशिएंट स्ट्रेंथ विद द टेम्पलेट। दिस इंक्रीज इफिशियंसी एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग विद द टेम्पलेट ऑल्सो, ठीक है। तो हम लोग कोशिश करेंगे लास्ट के जो प्राइमर्स के सीक्वेंस हैं उनमें GC रिच सीक्वेंस हमको मिले। तो मैग्नीशियम आयन का भी बहुत बड़ा रोल है प्राइमर के कंटेस्ट में। प्राइमर जब एनील कर रहा होता है तो यहाँ पे भी क्या है, RNA पॉलीमरेज वर्क कर रहा है। तो अगर RNA पॉलीमरेज सही से मतलब बहुत ज़्यादा आपने मैग्नीशियम आयन रिएक्शन में डाल दिया, ठीक है, तो क्या होगा, नॉन स्पेसिफिक एम्प्लीफिकेशन आपको मिलेंगे। और अगर बहुत कम आपका मैग्नीशियम आयन है आपके रिएक्शन में तो भी आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट मिलेगा ही नहीं। तो मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको भी हम ऑप्टिमाइज करते हैं ड्यूरिंग PCR। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि प्राइमर के TM के बेसिस पर हम लोग क्या लगाते हैं, सबसे पहले ग्रेडियंट PCR लगाते हैं। तो जब हमारा जो प्राइमर होता है उसको इस फॉर्मूले के थ्रू हम TM निकालते हैं। सपोज कोई प्राइमर सीक्वेंस होगा उसको 4 × G + C + 2 × A + T के फॉर्मूला पे आप पुटअप करेंगे और वैल्यू आपको इस रेंज में आना चाहिए, 52 से 58 के बीच में आना चाहिए। अगर इससे ऊपर भी जाता है, 60 के बाद जाता है, तो आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट को एम्पलीफाई करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। इसीलिए TM जो है 50 से 55 के बीच में ही प्रीफर किया जाता है। तो आपके प्राइमर का टेम्परेचर इसी रेंज में होना चाहिए।
हम जनरल प्रोटोकॉल आपको बताएं कि जब आप पीसीआर इतनी सारी बात जानकारी जान गए, आपके पास फॉरवर्ड प्राइमर है, रिवर्स प्राइमर है, सारे कंपोनेंट्स हैं, तो हम क्यों ना मास्टर मिक्स के बारे में बात कर लें कि मास्टर मिक्स में होता क्या क्या है। और एक जो 0.2 ml का ट्यूब होता है, 0.2 ml का, तो 0.2 ml का करने का मतलब 200 माइक्रोलीटर इसकी मैक्सिमम वॉल्यूम होती है। इसमें 20 माइक्रोलीटर का हम लोग फाइनल वॉल्यूम रिएक्शन लगाते हैं जनरली। और एक कोई ज़रूरी नहीं कि आप 20 माइक्रोलीटर ही लगाएं, इस बेसिस पे आप 40 भी लगा सकते हैं, 60 भी लगा सकते हैं। सपोज आपको क्लोनिंग करनी हो तो एक ही बार में आप कई लंबे क्वांटिटी में, लार्ज क्वांटिटी में लगा करके आप क्लोनिंग कर सकते हैं, मगर इनिशियली आपको ऐसे ही करना है। तो जनरल प्रोटोकॉल जब आप देखेंगे तो इनमें क्या होगा, आपका सबसे पहले तो आपको टेम्पलेट होना चाहिए। जो भी डीएनए हो या जीनोमिक डीएनए हो या सीडीएनए हो, सीडीएनए की क्वांटिटी जो भी है वो 500 नैनोग्राम पर रिएक्शन होना बहुत ज़रूरी है। 500 नैनोग्राम अगर नहीं होता है तो वो उसको एम्प्लीफिकेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अगर आप 250 300 भी है तो चलेगा, लेकिन आपके जो रिएक्शन में, एक रिएक्शन में 500 नैनोग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 500 नैनोग्राम इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपको डीएनटीपी, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये सबस्ट्रेट है जो कि आपके डीएनए को सिंथेसाइज कराएगा। टैग पॉलीमरेज और पीएफयू पॉलीमरेज मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि दोनों में बहुत तरह डिफरेंस है। ये क्या है, आपके इंजाइम्स हैं। बफर भी आपको चाहिए मैग्नीशियम आयन के साथ, इसकी क्वांटिटी आप इतना ले लें। फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर, जो हम लोग क्या करते हैं, जो प्राइमर बन के आता है, ठीक है, उसको हम डाइल्यूट करते हैं। 5 पिकोमोलर का डाइल्यूटेड प्राइमर होता है, उसमें से 1 माइक्रोलीटर और 1 माइक्रोलीटर फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों लेंगे, रिएक्शन मिक्सचर में डालेंगे, और अब जितना भी आएगा उसको मिलीक्यू से मेंटेन करके 20 माइक्रोलीटर, जैसे ये पेनड्राफ है आपका इसमें, तो ये 20 माइक्रोलीटर आपका फाइनल वॉल्यूम रिएक्शन होना चाहिए। एमक्यू से आप क्या करेंगे, उसको मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो मेंटेन करने के बाद आप रिएक्शन आप लगाएंगे। तो आपको मैं पहले बता दूं कि जब रिएक्शन लगाते हैं तो इसके कई स्टेप्स हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया कि ये सारे जनरल प्रोटोकॉल हैं रिएक्शन मिक्सचर के। तो आप जाएंगे थर्मोसाइक्लर में तो आपको सेटअप करना पड़ेगा। सेटअप क्या करना पड़ेगा, तो मैंने बताया था कि 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, डीनेचुरेशन, अनलिंग और एक्सटेंशन। ठीक है, 3 प्रोसेस ऐसे भी होता है पीसीआर का, मैंने पहले ही बता रखा है आपको कि पीसीआर में 3 स्टेप होता है, डीनेचुरेशन, अनलिंग और एक्सटेंशन। ठीक है, जब आप टैग पॉलीमरेज यूज करेंगे तो आपका टेम्परेचर डीनेचुरेशन का 94 होगा, जब पीएफयू यूज करेंगे तो उसका टेम्परेचर 98 होगा, आप दिमाग में रख लें। जब इनिशियल डीनेचुरेशन करेंगे तो 94 पे 5 मिनट के लिए करिएगा और इसके लिए 3 मिनट के लिए करिएगा, ज़्यादा नहीं कीजिएगा। ठीक है, अब फिर डीनेचुरेशन कर लिए तो पीएफयू के लिए आप 3 मिनट के लिए करेंगे, और नॉर्मल टैग पॉलीमरेज अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आप 5 मिनट के लिए यूज़ करेंगे। फिर हम डीनेचुरेशन के स्टेप पे आते हैं। डीनेचुरेशन, अनलिंग और एक्सटेंशन है जो 2 3 4 नंबर है, साइक्लिक वे में चलेगा। कितने साइकिल तक, 35 साइकिल तक, जब तक कि आपका पूरा एम्पलीफाई हो न जाए। तो ये जो 2 3 जो आपका ये 3 स्टेप है, दूसरा, तीसरा और चौथा, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ विल कंटिन्यूसली रिपीटेड, 1 रिएक्शन आफ्टर सेकेंड रिएक्शन बाय थर्ड रिएक्शन, 35 साइकिल ऐसे घूमता रहेगा। आपको थर्मोसाइक्लर में बताएंगे कि ये कैसे घूमता रहेगा। ठीक है, जब ये पूरा रिएक्शन हो जाएगा तो डीनेचुरेशन आप करेंगे 20 से 30 सेकंड के लिए, अगर टैग है तो 94, पीएफयू है तो 98 पे। अनलिंग हम आपको पहले ही बताया कि टेम्पलेट स्टैंड पे डिपेंड करता है कि टेम्पलेट स्टैंड बेस्ड ऑन टीएम ऑफ द प्राइमर, आपका प्राइमर का कितना है, प्राइमर के बेस पे हम वेस्ट रहेगा, प्राइमर 55 से 60 के बीच में रहेगा। तो प्राइमरी थिंग ये है कि आपको एनालिंग टेम्परेचर इसी बेसिस पे डिजाइन करना है। सबसे पहले आप ग्रेडियंट पीसीआर लगाएंगे और ग्रेडियंट पीसीआर के थ्रू आपको पता चलेगा कि आपका एक कैसे जा रहा है। ठीक है, जब आप एक्सटेंशन करेंगे तो एक्सटेंशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सटेंशन टेम्परेचर क्या है, 72 डिग्री, और टाइम जो डिसाइड होता है वो लेंथ, मैंने फ्रैगमेंट के लेंथ पर डिपेंड करता है। सपोज आपका जो जीन है वो 2 kb का है, ठीक है, तो जब आप टैग यूज करेंगे तो आपको कितना लगेगा, 1 kb पर मिनट। 1 kb मतलब 2 मिनट आपको देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जब आप टैग पॉलीमरेज यूज किए तो आपको 2 मिनट, लेकिन जब पीएफयू यूज करेंगे तो पीएफयू मात्र 15 सेकंड में 1 kb दे देता है। तो 2 kb है तो मात्र 30 सेकंड ही आपको लगेगा और आपका जीन क्या होगा, एम्पलीफाई हो जाएगा। तो पीएफयू ज़्यादा इफिशियंट हुआ ना टैग के से।
तो हम लोग PFU तब यूज करते हैं जब हमें क्लोनिंग करना हो और नॉर्मल चेक करना हो कि मेरा जीन का प्रेजेंस है या नहीं है, तो हम टैग पॉलीमरेज यूज करते हैं। फाइनल एक्सटेंशन हम क्यों देते हैं कि जब हम रिएक्शन चला रहे होते हैं तो कोई ना कोई कभी ना कभी जीन क्या होता है, बीच में ही एक्सटेंशन छूट गया और नेक्स्ट साइकिल में चला गया, फिर नेक्स्ट साइकिल में चला गया। तो इस तरह से जो छूटे हुए स्टेप्स होते हैं उन्हें हम पूरा करते हैं फाइनल एक्सटेंशन में। और होल्ड जानना बड़ा क्रूशियल है। आज के रिसर्च में लोग क्या होते हैं, बहुत बिजी होते हैं, थोड़े थोड़े में कई काम आ जाते हैं बीच बीच में। आपने PCR लगा दिया, पता चला आपको कोई काम है 2-4 घंटे के लिए आपको जाना है। अब 2-4 घंटे आपका PCR समझिए 1.5 घंटे का है, तो 1.5 घंटा क्या 4 डिग्री पे ही रहेगा आपका। अगर 4 डिग्री पे लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आपका थर्मोसाइक्लर रहता है, तो थर्मोसाइक्लर कोई फ्रीजर नहीं है, कोई रेफ्रिजरेटर नहीं है, ख़राब हो जाएगा। तो आप लॉन्ग टाइम के लिए अगर आप कहीं जा रहे हो तो आप याद रखें कि होल्ड टेम्परेचर आपका 10 से 14 डिग्री सेंटीग्रेड का हो, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, आपके थर्मोसाइक्लर पे कम इफेक्ट पड़ेगा। तो ये बेसिकली मैंने शुरू में ही आपको दिखाया था, ये चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट चार्ट। ये आपका इनिशियल डीनेचुरेशन है, फर्स्ट स्टेप, फिर आपका डीनेचुरेशन है, डीनेचुरेशन के बाद आपका प्राइमर का अनिलिंग है, फिर अब एक्सटेंशन DNA सिंथेसिस हुआ, फिर ये साइकिल एक खत्म हुआ, फिर दूसरा साइकिल, फिर तीसरा साइकिल। मतलब कि ये जो स्टेप्स है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या होगा 35 साइकिल तक रिपीट करेगा, ठीक है। और जब ये 72 पे 5 से 10 मिनट, ये क्या है आपका फाइनल एक्सटेंशन है। ये इनिशियल डीनेचुरेशन था जो कि एक बार होगा, ये 2 स्टेप 1 टाइम होंगे और बीच के साइकिल 35 साइकिल चलेगा और आपकी होल्डिंग टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा। लेकिन जब आप कहीं जा रहे हो तो टेम्परेचर बढ़ा दें, 10 से 14 डिग्री सेंटीग्रेड रखें। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके PCR के लिए। अब आपको क्या है कि आप जेल तो चला, अब तो जेल भी चलाना पड़ेगा, तो इसके लिए हम लोग जेल अलर्ट का प्रोसेस करते हैं। आपका PCR खत्म हो गया, आपको अब जीन देखना है कि मेरा जीन फ्रेगमेंट है या नहीं। तो आप क्या करेंगे, आपको देखिए टैंक है, पावर सप्लाई है, इधर याद रखिएगा कि कैथोड जहाँ पे है वहीं पे हम क्या करेंगे, DNA लोड करेंगे। क्यों? क्योंकि DNA निगेटिवली चार्ज होता है, तो निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनस की ओर क्या करेगा आपका DNA जाएगा। अगर उल्टा कर देंगे तो क्या होगा, बेल से सीधे बाहर, बेल से सीधे बाहर, तो पता चला कि जेल में कुछ है ही नहीं, सब निकल जाएगा बाहर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कैथोड जहाँ पे है वहीं पे आपको सैंपल लोड करने हैं। सैंपल लोड हमेशा उसी जगह होगा जहाँ पे बेल्स होगा और बेल्स हमेशा कैथोड की तरफ प्लेस होगा और रन करेगा, क्योंकि DNA नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनस की ओर वो मूव करेगा। अगर गलती से आप उल्टा कर दिए तो सारा का सारा बाहर। ये कई बार हुआ भी है। और ये जेल जो होता है वो एग्रोज का बना हुआ होता है और इसमें हम इथेरियम ब्रोमाइड मिलाते हैं, इसलिए आप ये जो कलर देख रहे हैं वो ETBR का कलर है। और ये आपका मार्कर है, 1 KB का मार्कर हो सकता है, लैम्डा मार्कर हो सकता है, बहुत सारे मार्कर होते हैं। तो मार्कर के बेसिस पे सपोज ये हमारा 4 KB का फ्रैगमेंट है, अगर ये लैम्डा मार्कर है तो ये 4 KB के आसपास हम बैंड है, तो ये 4 KB का हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने जीन का साइज जो होगा इस पर हम नोट करेंगे कि हमारा परफेक्ट साइज आ रहा है या नहीं आ रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं लगभग सब एक जगह से आ रहा है, तो हमारा ये फ्रैगमेंट डिजायर्ड हो सकता है। नॉन स्पेसिफिक भी कभी कभी आता है, तो सपोज मेरा फ्रैगमेंट है तो हर बेल में सिंथेसाइज हो रहा है, तो इस तरीके से हमें पता चला। अब हम जेल डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम क्या होता है, इसी में हम लोग क्या करते हैं कि इमेज को चेक करते हैं कि मेरा जेल में है या नहीं। एक कंप्यूटर से बेसिकली जुड़ा हुआ होता है और जब कंप्यूटर पे आप देखेंगे तो आपको इस तरह के इमेज मिलेंगे। यहाँ पे जो बेस पेयर है ये 100 बेस पेयर लेडर है और ये 500 बेस पेयर का मार्कर है, और आप देख सकते हैं 500 के सामने सामने जो आ रहा है, तो हमें पता चल रहा है कि जो मेरा जीन है क्लोनिंग हो चुकी है। तो हम जब जीन को क्लोन कर लेते हैं तो हम PCR करके पता करते हैं कि वो है या नहीं है। अब हम इसके एप्लीकेशन पार्ट पे आए कि PCR क्यों हमारे लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो भाई मॉलिक्यूलर रिसर्च में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको क्लोनिंग करनी ही पड़ेगी, तो क्लोनिंग के लिए आपको PCR की ज़रूरत पड़ेगी। सीक्वेंसिंग कराना है तो भी आपको PCR की ज़रूरत पड़ेगी। हम लोग स्पेसिफिक म्यूटाजेनेसिस कर करके जीन के सीक्वेंस को अल्टर करते हैं, साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस, तो वहाँ पे भी हमें PCR की बहुत ज़रूरत पड़ती है। DNA बेस्ड फाइलोजेनेटिक ट्री बनाना है, फाइलोजेनेटिक एनालिसिस करना है, तो आपको PCR प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी और PCR आपको वहाँ पे भी काम आएगा। DNA प्रोफाइलिंग फॉरेंसिक साइंस में खास करके जब पेरेंटल डिस्प्यूट्स होते हैं
या फिर क्राइम सस्पेक्ट को आइडेंटिफाई करना है, तो उसके लिए भी हम पीसीआर को, आरएपीडी मार्कर है, आरएफएलपी मार्कर है, ये सारे मार्कर्स के थ्रू हम पता करते हैं कि क्राइम साइट पे कौन था और कौन नहीं था। इससे हमको क्रिमिनल्स की भी जानकारी मिलती है। फंक्शनल एनालिसिस ऑफ जीन, जीन के अगर फंक्शन को पता करना है, सपोज कोई हेरिडेटरी डिजीज है उसको आपको मॉनिटर करना है, तो उसके लिए आपको पीसीआर की आवश्यकता पड़ेगी। न्यूक्लिक एसिड टेस्ट, बहुत सारे पैथोजेनिक इन्फेक्शंस चल रहे हैं, अभी खास करके आपको कोविड-19 चल रहा है, तो कोविड-19 को भी टेस्ट के लिए पीसीआर के थ्रू हम कर सकते हैं, लेकिन इफ़िशियंसी इसकी कम हो जाएगी, इसीलिए हम लोग रियल टाइम को यूज कर रहे हैं। तो आने वाले लेक्चर में हम रियल टाइम पे बात करेंगे, लेकिन इस पीसीआर प्राइमरी थिंग था, क्योंकि पीसीआर अगर आप नहीं जानते तो रियल टाइम जानना बहुत मुश्किल हो जाता, इसलिए मैंने सबसे पहले पीसीआर को कवर अप किया। थैंक यू सो मच।